Hello guys, today we are discussing the topic bipolar affective disorder, in which we cover both of the topic mania and depression. So what is bipolar affective disorder? It is characteristics by recurrent episodes of mania and depression in the same patient at different time. इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर दोनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मैनिया के भी और डिप्रेशन के भी. इसका एक टाइम पीरियड होता है कि थोड़े टाइम के लिए पेशेंट मैनिया में चला जाएगा, थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन में चला जाएगा. इसका इंसिडेंस रेंज क्या रहेगा? ये 3 से 4 पेशेंट पर 1000 पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है. जेंडर फीमेल के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल. एंड सोशल क्लास के अंदर क्या रहेगा कि इट इज़ थॉट दैट बैड अकर अमंग पीपल ऑफ द हाई क्लासेस. जो पेशेंट मतलब रिच रहेगा या फिर हाई क्लास का होगा उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा. एज के अंदर 20 to 35 ईयर्स के अंदर ये मैनिया देखने को मिलेगा एंड 35 to 50 ईयर्स के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलेगा. और इसके कॉजेज़ या इटियोलॉजी क्या रहेंगे? या तो जेनेटिक फैक्टर होगा कि पेशेंट के अंदर मतलब पेशेंट के पेरेंट्स के अंदर कोई डिप्रेशन था या मैनिया था, या फैमिली हिस्ट्री में कोई पहले किसी के डिप्रेशन रहा हो तो वो मतलब इनहेरिटेंट हो जाएगा. या फिर बायोकेमिकल के अंदर हम हार्मोन्स को देखेंगे कि जब सेरोटोनिन का लेवल अल्टरेट हो जाएगा या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. इंक्रीज होगा तो वो मैनिया देखने को मिलेगा और डिक्रीज होगा तो डिप्रेशन देखने को मिलेगा. उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस ले रहा है कोई पेशेंट, या फिर किसी का लव्ड वन लॉस हो गया है, या फिर किसी की सेल्फ स्टीम को हर्ट हुआ है, या फिर एग्जाम के अंदर फेल हो गया है. तो इस कारण क्या होता है, कई पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कई मैनिया के अंदर चले जाते हैं. फिर होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट कोई अल्कोहलिक है, ठीक है, कि कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है या फिर सेडेटिव ड्रग्स ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट से बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है. देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे कि टायर्ड ऑफ सिम्टम्स. इसके अंदर 3 सिम्टम्स मेनली देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम्स के पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली क्या होता है कि मूड के अंदर एलिवेशन होता है, मूड उसका बार बार चेंज रहेगा. फ्लाइट ऑफ आइडियाज, उसके दिमाग में अलग अलग टाइप के क्या होगा आइडियाज आएंगे, ठीक है. और उसके बाद फिर जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा. उसके बाद फीचर्स या फिर स्टेजेस, ठीक है, कि स्टेजेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज होता है एलिवेटेड मूड. इसके अंदर क्या है कि इट कैन पास थ्रू फॉलोइंग 4 स्टेज ऑन द सिवियरिटी. इसके अंदर हम 4E को पढ़ते हैं, इफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी. इफोरिया के अंदर क्या होता है कि ये माइल्ड एलिवेशन होता है, इसमें पेशेंट हाइपोमेनिया के अंदर चला जाता है. इसके अंदर एन इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस. पर्सन्स हैव हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ड्रंक्ड पर्सन है, ठीक है, वो उसने मतलब थोड़ा बहुत मतलब ड्रंक किया तो उसके अंदर क्या है कि उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो ये एक माइल्ड स्टेज होती है जिसके अंदर पेशेंट मतलब अभी शुरू होता है कि मैनिया के अंदर जा रहा है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिएशन एक मॉडरेट एलिवेशन मूड स्टेज है जिसके अंदर सेंस ऑफ वेलबींग तो होता है लेकिन उसमें साइकोमोटर एक्टिविटी भी साथ साथ बढ़ने लग जाती है. इसके अंदर के जैसे हम अब पहले पेशेंट ने थोड़ी ड्रंक की, फिर थोड़ी सी ज़्यादा ली तो मतलब चक्कर से भी आने लग गए उसको, ठीक है. तो वो ये सेकंड स्टेज है कि मॉडरेट स्टेज है, इसमें साइकोमोटर एक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है. फिर आता है हमारा एक्सल्टेशन ये सीवियर मूड स्टेज है, ठीक है. इसमें एलिवेशन तो होता ही होता है लेकिन पर्सन को डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी हो जाती है कि पेशेंट को लगता है कि उसके आसपास कोई उसको हार्म कर रहा है या फिर उसको कोई ना कोई दिख रहा है, जो बंदा वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है उसको वहाँ पे वो फील हो रहा है. फिर आती है 4th स्टेज, वेरी सीवियर स्टेज होती है एक्टेसी. इसके अंदर क्या है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूपर्स मैनिक फेज इन विच पर्सन हैविंग एक्सट्रीम फीलिंग दैट ही इज रीबोर्न. इसके अंदर जो पेशेंट है वो बच्चों की तरह रिएक्ट करने लग जाता है कि जैसे उसका बोर्न ही अभी हुआ है, लेकिन वो अभी बोर्न नहीं हुआ होता, ठीक है. वो हरकतें ऐसी करता है कि जैसे वो अभी पैदा हुआ है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है. फिर कुछ और सिम्टम्स, सेकंड जो मेनली टायर्ड ऑफ सिम्टम है वो क्या है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. इसके अंदर क्या है कि इंक्रीज एक्टिवनेस, ठीक है.
फिर उसके बाद है बिजीनेस, मतलब पेशेंट जो है वो अपने आप को बिजी मतलब रखेगा, ठीक है। रेस्टलेसनेस होगा। उसके बाद जो थर्ड टायर्ड ऑफ सिम्टम क्या है, स्पीच एंड थॉट डिसऑर्डर। इसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि उसकी जो टोन, वॉल्यूम और प्रेशर है जो स्पीकिंग की या फिर बोलने की, वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ एक अदर सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसकी भूख चले जाना, लॉस ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ स्लीप चले जाना, इंक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। इसके अंदर पेशेंट को क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज करने का ज़्यादा मन करता है। उसके बाद बॉडी वेट भी क्या उसका लूज हो जाता है, क्योंकि उसको वो कुछ खाता पीता तो है नहीं, उसको होश नहीं होता कुछ भी, तो फिर वो उसकी वजह से उसका जो बॉडी वेट है वो भी लॉस होने लग जाता है। इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे और डायग्नोस कैसे करेंगे? या तो हम हिस्ट्री लेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, इंडिविजुअल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, कि उसके जो फैमिली के अंदर ऐसा कुछ कभी पहले हुआ हो, या फिर उसको कितने टाइम से उसको मैनिया डिसऑर्डर हो रहा है, उसको सिम्टम्स कितने टाइम से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड हम उसका लेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। ये एक मतलब साइकेट्रिक के अंदर सबसे अच्छा रोल प्ले करता है डायग्नोसिस में, कि हम इसके अंदर क्या होता है कि एक पेपर होता है जिसके अंदर हमारे सारे सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स लिखे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के सामने उसको बिठाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि सारे सिम्टम्स को उसके अकॉर्डिंग हम टिक करते हैं। फिर हम बेस्ड अपॉन द साइन एंड सिम्टम्स उसका डायग्नोस करते हैं कि भाई उसको क्या हुआ है, मैनिया हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, या सिजोफ्रेनिया हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट हम साइकोट्रिक में क्या करते हैं, 3 टाइप से करते हैं। फर्स्ट आता है साइकोफार्माकोलॉजी थेरेपी। इसमें हम मतलब फार्मा मतलब ड्रग्स से रिलेटेड हम थेरेपी देते हैं। देन सेकंड है साइकोथेरेपी और थर्ड है ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। ड्रग्स में हम क्या करेंगे, लिथियम पेशेंट को देंगे। लिथियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे मैनियक या बाइपोलर डिसऑर्डर में, ठीक है। ये एक मतलब क्या मानते हैं हम, ड्रग बाय चॉइस मानते हैं लिथियम को। फर्स्टली हम ड्रग लिथियम का ही देते हैं, ठीक है। इसका जो लेवल होगा वो 900 से 21,000 mg/dl होगा, ठीक है। सेकेंड ड्रग हम कार्बोमेनाजपाइन देंगे, इसका जो लेवल होगा वो 600 से 1800 mg/dl होगा। थर्ड वन हम ड्रग देंगे सोडियम वेपोरेट। सोडियम वेपोरेट हम सोडियम का लेवल को चेक करने के लिए या फिर सोडियम के लेवल को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट के अंदर देते हैं। और कार्बोमेनाजपाइन हम देते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वर्जन, अगर पेशेंट को फटीक हो रहा है या फिर कन्वर्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली मेडिसिन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ द लिथियम की नॉर्मल रेंज क्या रहती है कि 0.6 से 1.2 mg/dl नॉर्मल रेंज रहती है। अगर हमारे अंदर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो 1.5 से 2 mg/dl होती है, और 0.3 mg/dl इसका डिफरेंस रहता है बाय नॉर्मल एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द लिथियम, ठीक है। देन हम इसके अंदर ECT देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी देंगे या फिर उसकी फैमिली थेरेपी देंगे। फैमिली थेरेपी इसके अंदर फैमिली को मतलब अगर पेशेंट की पूरी फैमिली को मैनिया डिप्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर हम सभी को इकट्ठे बिठा के उसको देंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ये था हमारा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। Thank you for watching my video. Please do subscribe my channel and press the bell icon for further new update.